इंडोनेशिया के जावा में जाति जाजा नामक गांव में 3 बच्चों के साथ एक अजीब घटना घटी। बच्चों के साथ वास्तव में क्या हुआ यह अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि समय के साथ गांव के सभी लोग इसे भूल गए। 30 साल बाद फिर हुआ भयानक हादसा। मैं 2023 में रिलीज हुई फिल्म वॉक टू के बारे में बात कर रहा था। दोपहर का समय है। इंडोनेशिया के एक गांव में जाजा देश के 3 दोस्त रहते हैं, वती, कर्ता और रजत। वह जंगल के बगल वाले मैदान में खेल रहा था। थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी तो वती सभी को घर लौटने के लिए कहती है। बाकी दो कहते हैं कि तुम ही हो, हम बाद में आ रहे हैं। लेकिन वती को फिर से भूतों से डर लगता है। कर्ता हंसते हुए कहता है, तुम और तुम्हारे अंधविश्वास भयानक है, घर जाओ। जैसे ही वाटी चली, रजत ने खेलते खेलते छड़ी मारकर उसे जंगल में भेज दिया। कर्ता ने उसकी तलाश की और उसे एक पेड़ के तने और एक चट्टान के पास पड़ा हुआ पाया। तभी छड़ी का छोटा सा टुकड़ा पेड़ के तने के बगल वाले छोटे से छेद के अंदर चला गया। फिर कर्ता ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ अंदर डाला। दूसरी ओर जब वोटी अकेले जा रही थी तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे खेलने के लिए बुला रहा हो। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। वती अत्यंत भय से चिल्ला उठी। इसी बीच गड्ढे के अंदर से किसी ने कर्ता का हाथ पकड़ लिया। चीख सुनकर रजत जंगल के अंदर भागने लगा। जब कर्ता ने अपना हाथ बाहर निकाला तो पाया कि उसकी एक उंगली गायब है। करतार दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज घने जंगल में खो गई। फिर हम 30 साल बाद यानी 2002 की घटना पर लौटते हैं। आदि और समन नाम के 2 दोस्त एक छोटे से गांव की सड़क पर दौड़ रहे हैं। रोज की तरह आज भी उन्हें स्कूल के लिए देर हो गई। उनके गांव के स्कूल में शहर से एक शिक्षक आते हैं जो गांव के सभी बच्चों को पढ़ाता है। इन मैडम का नाम मिस ओरू है। दोनों को रोजाना स्कूल में देर हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों स्कूल में पिछड़ने वाले बच्चों में से हैं और बाकी सबके नतीजे अच्छे हैं। जब मिस ओरू ने उन दोनों को छेड़ा तो कक्षा में हर कोई खुश था। कक्षा की प्रथम छात्रा आओ, जिसके कारण वह मैडम का बहुत प्रिय है। आयो के सावधानीपूर्वक होमवर्क और नई चीजें सीखने की इच्छा को देखकर मैडम ने उसे एक पेन उपहार में दिया। हालांकि मौका मिलने पर आयो उन दोनों को भी पीछे नहीं छोड़ती, क्योंकि पढ़ाई चाहे कैसी भी हो उनकी दोस्ती अटूट थी। समन उनमें से सबसे गरीब परिवार का बेटा है। वह जंगल से शहद इकट्ठा करता है और उसे आयो के पिता की दुकान में बेचता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देर तक जागने के कारण वह शहद इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। आयो के पिता श्री माटू समन को बुलाते हैं और उसे शहद लाने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि जब समन के दादा सामी भी शहर से घर लौटेंगे तो सबसे पहले उनके पास पैसे मांगने आएंगे। शहद नहीं बिका तो भुगतान कैसे करेगा? समन का परिवार पहले से ही पीड़ित है। घर में केवल एक दादी है जो गूंगी और बहुत बीमार है। बिस्तर से उठ नहीं सकते, इसलिए सारा काम समन को ही करना होगा। इसी बीच पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने कार में लगे माइक्रोफोन से एक कार्यक्रम की घोषणा की और सभी को इसमें शामिल होने के लिए कहा। तभी दोनों दोस्त इसी बारे में बात करते हुए जंगल से गुजर रहे थे और एक बड़ी चट्टान के पास रुक गए। आदि कहता है, मैंने सुना है कि मिस्टर कर्ता की उंगलियां यहाँ खो गई। लेकिन जब समन इसका मजाक उड़ाता है तो आदि देखता है कि काले कपड़े में कोई व्यक्ति समन के पीछे खड़ा है। तभी देखा जाता है कि शाम होने से पहले आयो एक आदमी को खाना देने के लिए गांव के सबसे आखिरी छोर पर जाती है। वह आदमी आयो को डांटता है और उसे जल्दी घर वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि शाम होने वाली है और यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। रात को जब समन अपनी दादी को खाना खिलाने बैठता है तो उसके दादा सामी भी आ जाते हैं। शहर में काम से घर लौटने पर मेज पर खाली जग देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। एक तरफ उनके पास पैसों की कमी है तो दूसरी तरफ वह समन को दिया गया यह छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गुस्से में सामी भी समन के सिर पर वार कर देता है। अपने पोते को इस तरह पिटता देख दादी रोती है। वह अपने छोटे पोते से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह मजबूर है। सामी ने उसे कल सारा शहद बेचने का भी आदेश दिया और चला गया। तभी खिड़की की दरार से आप अटाना को जंगल में काले कपड़े पहने हुए देख सकते हैं।
लेकिन सामान देखने से पहले ही गायब हो जाता है। अगली सुबह हमेशा की तरह देर से जागने पर বিক্রি उनके করতেই दो হবে। दोस्त दौड़ते हुए কিন্তু दिखाई আজ देते লেট हैं। করে স্কুলে আসলে समाना के ম্যাডাম हाथ তাদের में शहद का রেস্ট घड़ा। রুম পরিষ্কার করার उन्हें শাস্তি वैसे দেন, भी श्री যেটা माधु না को চাইলেও बेचा তাদের जाना করতে चाहिए। হবে। সাথে लेकिन আরেকটা आज প্রবলেম, स्कूल देर से বেশি आने দেরি की হয়ে वजह গেলে से मैडम এখান ने থেকে उन्हें रेस्ट रूम জাতি करने পেনি दिया, যাওয়ার কোনো গাড়ি जो পাওয়া उन्हें যায় न না। चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो अगले गांव को उस कार्यक्रम में जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। दोपहर का समय है। जंगल के अंदर एक पागल आदमी डर के मारे भागता नजर आ रहा है। वह सांस रोककर भागा और जंगल के अंत में खाई के पास पहुंच गया। ऊपर देखा तो पूरा आसमान लाल है। यह लाल आकाश उसके मन में किसी अज्ञात कारण से भय उत्पन्न कर देता है। लेकिन दूसरी ओर दोनों दोस्तों ने पड़ोस के गांव में कार्यक्रम में जाने के लिए आखिरी कार पकड़ी। कार में मैडम ओरो समन पर गुस्सा हो जाती है। मैडम के गुस्से के कारण वे दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगी। आदि का कहना है कि मैडम असल में सिंगल है, जिसकी वजह से मूड चिड़चिड़ा रहता है। समन कहता है कि अगर मैडम स्कूल छोड़ दे और सबसे अच्छा अगर मैडम मर जाए। समन की बात सुनकर ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। शब्दों के बीच इधर-उधर देखने पर सामने कोई खड़ा नजर आता है। यह इस झटके से थोड़ी देर और बच गया। देखने के बाद पता चला कि पहिया खराब है। दूसरी ओर मैडम ओरो घर पर अकेली काम कर रही थी। मैंने अपने हाथ से दरवाजे पर कील ठोक दी। शायद हवा के लिए खोला गया हो। बिना कुछ सोचे समझे वह वापस अंदर आते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह मन ही मन सोचता रहा, अब फिर कौन आया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दरवाजा खुला था। यह बिल्कुल असंभव है। हालांकि दरवाजा बंद करने और ताला लगाने के बाद दरवाजा फिर से खुल गया। मैडम ओरू को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और अपने पीछे उसने अताना को काले कपड़े में लिपटी उस भयानक हालत में देखा। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर जला हुआ है, हाथ काले हैं और कपड़े भी ऐंठे हुए हैं। बाद में वह एक भयानक आत्मा ओरू को बेरहमी से मार डालता है। इस बीच कार को ठीक करने का समय आ गया है। अगर आप दो लोगों को मोटरसाइकिल पर गांव की ओर जाते देखें तो उनसे पूछे कि क्या हुआ। उनका कहना है मैडम ओरू की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह सुनकर समन बहुत डर गई। जल्दी से मैडम के घर आया तो देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। कई लोगों ने उनकी बॉडी देखी है और बूम किया है। उसने देखा कि मैडम की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उनका शव पूरी तरह से कपड़े में लपेटा हुआ है। गांव के लोगों ने उन दोनों को देखने के लिए घर भेज दिया, लेकिन समन डर गया। आदि कहता है, क्या हमारे इतना कहने के बाद मैडम मर गई? समन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। तभी हल्के अंधेरे में पागल खड़ा दिखाई देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान सभी लोग मैडम के घर पर मौजूद होते हैं। समन का मन अब भी पछतावे से भरा हुआ था। अचानक मैडम के चेहरे की ओर देखता है। कुछ ही देर में समन उसे भयानक रूप में देखकर डर गई। यहाँ तक कि जब वह मैडम को कार तक ले जा रहा था तो सड़ीगली हालत में देखकर चौंक गया। इस पूरे समय उसे बुरे सपने आ रहे थे। वह दरवाजे पर दस्तक से जाग गया। उसका दोस्त आदि आ गया है। आदि अपनी सहेली समन को सांत्वना देते हुए बताता है कि स्कूल में नई मैडम आई है, लेकिन वह ओरू की तरह स्थिर नहीं रहेगा। अब भी उनके मन में एक ही सवाल है, उनके ऐसा कहने के बाद ऐसा क्यों हुआ? देर शाम जब समन अपनी दादी के लिए खाना बना रहा था, उसकी दादी खिड़की की ओर देखती हुई दिखाई देती है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। समन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी कमरे का दरवाजा खुला। डर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लौटते समय उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। भयानक रूप वाली मैडम ओरो उसका गला घोंटने के लिए आगे आती है, लेकिन जल्द ही सामने कोई नहीं होता। मैं दौड़ता हूँ और अंदर घड़े से अपनी आंखों में आंसू डालता हूँ, और तुरंत काले कपड़े वाली आत्मा कलश से बाहर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उस रात आयो और उसके पिता ने कुछ गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और गांव की सड़क पर एकत्र हुए, क्योंकि आज स्कूल की नई मैडम आ रही है। मैडम निंगशी रात की आखिरी कार में आती है। दरअसल ड्राइवर से गलती हो गई और वह इतनी देर से पड़ोसी गांव में घुस गया।
सबसे पहले गांव के मुखिया रहीम ने अपना परिचय दिया और गांव के सभी लोगों से बातचीत की। वह पागल दूर से यह दृश्य देख रहा था। लेकिन क्यों? सुबह सामी ने भी शहर में अपना काम खत्म किया और शहद की बिक्री के लिए अयूर के पिता से पैसे लेने के लिए सबसे पहले गांव आया। उसने कहा कि समन कई दिनों से शहद नहीं लाया है। यह सुनकर सामी क्रोधित हो जाता है। उसने मन बना लिया है कि वह आज घर जाएगा और अपने भाई को पीटेगा। और वैसा ही होता है। सामी भी घर आता है और अपने भाई को बुरी तरह पीटता है। गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, क्या चाहते हो? तब समन कहता है, मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूँ। यह सुनकर सामी भी उसे मारने जाता है, लेकिन समन के पीछे काले कपड़े पहने भयानक आत्मा को देखकर चौंक जाता है। समन उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। और समन ने चाकू लेकर समियों पर हमला कर दिया और पेट से लेकर सीने तक वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और इन बीमार दादी नानी के पास चुपचाप देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। समन ने अपने भाई के शव को अपनी दादी के पास छोड़ दिया और चाकू लेकर कमरे से बाहर चला गया। फिर रात में पोस्ट पर रहते हुए रहीम मुर्गी फार्म पर जाता है। उस पागल ने दूर से ये चीजें देखी और किसी के घर में ताबीज जैसी कोई चीज लटकाकर चला गया। अगली सुबह आयो के पिता ने दरवाजा खोला और देखा कि समन दीवार पर अपना सिर पीट रहा है। वह और आयो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब पूछा गया कि और क्या हुआ तो समन ने शहद के 2 घड़े उसके हाथ में दे दिए। श्री मार्टू ने यह देखने के लिए कि क्या यह अच्छा है, शहद को अपनी नाक के पास लाते समय डर के मारे जार गिरा दिए, क्योंकि इसमें शहद नहीं बल्कि खून है। इसी बीच रहीम हाथ में चाय लेकर कमरे से बाहर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके घर के बाहर बेरहमी से मारी गई मुर्गियां लटकी हुई है। इस बीच स्कूल की कक्षाएं शुरू हो गई है। जब आयु ने अपनी होमवर्क बुक तो मैडम ओरू द्वारा दिया गया पेन टेबल के नीचे गिर गया। जब आयु इसे लेने जाता है तो वह देखता है कि मैडम ओरू पीछे से भयानक दृष्टि से उसकी ओर दौड़ रही है, लेकिन उसके अलावा इसे कोई नहीं देख सकता। जब ओरू उसका शिकार करता है, आयु पूरी कक्षा के सामने चिल्लाती है। स्कूल में हुई घटना के बारे में किसी को बताए बिना घर लौटने के बाद वह खुद को अपने पिता এবং रहीम से ওনার बात বাড়িতে करते हुए पाता है। মুরগিদের ঝুলানো দেহ, समन पर उसके এই घर দুটো में ঘটনার शहद উপর पर বিচার खून করে लगने সন্দেহ और যায় रहीम के সামানের घर में দিকে। मृत मुर्गी তাই के আর देरी না लटकते করে शव সবাই की ওর 2 বাড়ির घटनाओं উদ্দেশ্যে को বেরিয়ে देखते পড়ে। हुए संदेह किया आयु गया था। तो बिना देर किए हम सब समन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आयो के दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए वे भी आदि को बाइक पर बैठाकर समन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। रहीम ने जैसे ही समन के घर का दरवाजा खोला तो तेज बदबू के कारण उसे उल्टी हो गई, क्योंकि सैमियों की सड़ती हुई लाश बीमार दादी के बिस्तर के बगल में पड़ी है। उनके चिल्लाने से गांव के सभी लोगों की वहां भीड़ लग गई। अचानक आदि डर के मारे अकेले जंगल में भाग जाता है। आयो गांव के सुरक्षा गार्ड अमीन के साथ उसका पीछा करता है। मूल जंगल के पास नदी में आकर सामान पानी में खड़ा है और वह बहुत आवाज दे रहा है, लेकिन समन के कान में कोई आवाज नहीं जाती। और जब वह उसे पकड़ने जाता है तो समन बेहोश हो जाता है। जब अमीन और आयु समन को घर लाते हैं तो समन चुप रहता है, किसी के सवाल का जवाब नहीं देता। मैडम लिंसी उनसे अकेले में मिलना चाहती है तो रहीम कहते हैं, मैडम हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह एक गाने की धुन गा रहे हैं। हमने फिलहाल जिले से पुलिस बुला ली है, अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैडम निंगशी उनसे एक बार बात करने की अनुमति मांगती है, और अगर वह अंदर आकर इस तरह बात करने की कोशिश भी करता है तो भी कोई नतीजा नहीं निकलता। हालांकि वह पागल दूर से उनकी पूरी हरकत पर नजर रख रहा था। कुछ मिनट बाद मैडम उदास होकर बाहर आई। सामान अभी भी गुनगुना रहा है। शाम को सामान का विनाश देखकर उसके दादा सामी भी भयानक रूप में उसके सामने खड़े हैं। और जब मैडम ओरू ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया तो समन पोजर बन गई। कुछ देर बाद जब पुलिस आई और वहां दाखिल हुई तो वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि अंदर समन का शव लटक रहा था। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। शाम ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं रहना चाहता, लेकिन आदि को सबसे अधिक कष्ट अपने मित्र की मृत्यु से हुआ। क्लास के अंत में आदि को अकेला बैठा देखकर मैडम निंगसी कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा मन हल्का करने आई हूँ। कोई भी समस्या हो तो मुझसे साझा करें।
मैं जानता हूँ कि अपने मित्र की मृत्यु पर दुखी होना सामान्य बात है, लेकिन हम सभी को इस मुसीबत से बाहर आना होगा। इनमें उनके आगे की परीक्षा भी शामिल है। चूंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं, आदि वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे अतिरिक्त कक्षाओं के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। शाम को मैडम आदि को घर जाकर नमाज पढ़ने के लिए कहती है। आदि कहता है, तुम नमाज पढ़ सकते हो, मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आदि नमाज पढ़ते समय पीछे से किसी ने कहा। वह बहुत डरता हुआ बाहर आया तो देखा कि विश्राम कक्ष के ठीक सामने समन जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। बार बार टिमटिमाती लाइटों के कारण वह ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तभी जब खून से सना माल उनकी तरफ आया तो आदि ने नजरें घुमाकर पोज दिया। अगले दिन जब आदि के पिता आदि को फज्र की नमाज के लिए बुलाते हैं तो वह दीवार की ओर देखता है और अपना सिर पीटता है। वह आदि की पीठ पर अपना हाथ रखता है और आदि से कहता है कि उसे अब बहुत नींद आ रही है, इसलिए वह आज फज्र की नमाज नहीं पढ़ेगा। जब वह बिना कुछ कहे बाहर आया तो वह पागलों की तरह अपनी खिड़कियों से उनकी तस्वीरें देख रहा था। जब उसे वहां से भगाया गया तो वहां एक ताबीज लटका हुआ मिला। अगले दिन स्कूल में आयो के साथ उसकी एक और घटना होती है, जहां मैडम ओरो फिर से उसका शिकार करती है। वहां उसे अचानक ध्यान आया कि आदि कहीं नहीं है। जब वह उसे ढूंढने के लिए साइकिल से जंगल की ओर निकला तो सिरफिरे ने उसे बीच सड़क पर रोक लिया। वहीं दूसरी ओर बंदर नाम का लड़का घर की सीढ़ियों पर खेलता नजर आ रहा है। उसकी नजर अचानक सामने जंगल पर गई। आदि ने केले के पेड़ से उसे इशारा किया। चूंकि वह बंदर का सहपाठी है, इसलिए वह बिना सोचे समझे आदि की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद बंदर की मां घर से बाहर निकली तो देखा कि उसका बेटा कहीं नहीं है। दोपहर के बाद जब गुलाम अपने मूल घर नहीं लौटता तो पूरा गांव जंगल के अंदर उसकी तलाश करता है। लेकिन उस रात उसे वे दोनों जंगल में कहीं नहीं मिले और खाली हाथ लौट आया। अगली सुबह स्कूल में सभी को कक्षा के बाद घर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि गांव के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन सबके बावजूद आयो की नजर मैडम निंगशी पर थी। जब छुट्टी हो तो मैडम को खड़ा करे और मैडम को एक ताबीज दे। मैडम शर्मिंदा हो जाती है। वह कुछ समय से बीमार लग रहे थे, लेकिन खुद को संभालने के बाद जब उन्होंने आयु से इस बारे में पूछा तो आयु ने कहा, मैं इसे आपकी सुरक्षा के लिए लाया हूँ। मैडम निंगशी कहती है, आयु, मेरे बारे में सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तुम घर जाओ, इधर उधर मत घूमो। दोपहर होते ही गांव के सभी लोगों ने अपने बच्चों को घर के अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन चलो प्रार्थना करने के लिए साइकिल लेकर निकले। पिता जाने को तैयार भी हो जाते हैं, तो भी वह कुछ नहीं सुनते। लेकिन कुछ दूरी के बाद आदि सड़क के बीच में नजर आता है। जैसे ही आयो पुकारने ही वाली थी, आदि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आयो की ओर आया। इस बीच रहीम मस्जिद के किनारे से बंदर का शव बरामद करता है। उस समय तक पूरे गांव में अफरातफरी मच गई थी। एक महिला को देखकर आदि आयो को मारने के लिए दौड़ता है। मौके को भांपते हुए आयो कमरे में प्रवेश करती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन जब आदि पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है और आयो को मारने वाला होता है, अमीन आता है और उसके सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इस बीच आयो के पिता आयो घर नहीं लौटे तो उन्होंने बाहर जाकर देखा तो दुकान के ठीक बगल में एक टेबल पर कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। डर से कांपते हुए उसने कपड़ा हटाकर देखा तो वह समन की सड़ीगली लाश थी, जिसे मूल कब्र से उठाया गया था। उधर गांव में हुजूर को बुलाकर आदि को शांत कराया गया, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस सब के पीछे का रहस्य क्या है। इन बातों को निपटाने के बाद आदि के पिता गांव के सभी लोगों के साथ चर्चा करने बैठे, क्योंकि सभी को शक था कि इस सब के पीछे किसी सिरफिरे का हाथ है। और उस समय इमाम से पता चला कि वह पागल कोई और नहीं बल्कि कर्ता ही था। और जब गांव के कई बच्चे मर गए तो सभी ने कर्ता को अपने घरों में ताबीज लटकाते हुए देखा। आयो के पिता भी सहमत है, और इस वजह से जब शक कर्ता पर जाता है तो सभी कर्ता को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वह उसके घर आया और उसकी बात सुने बिना ही उसे पीटना शुरू कर दिया। कर्ता कई तरह से समझाने की कोशिश करता है,
कि पूरे गांव में दुष्ट जिन्न का बोलबाला है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। रहीम और मिस्टर मार्टो ने सभी को वैसे ही रोक दिया जैसे वे उसे मारने वाले थे। उन्होंने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि गांव में पहले से ही कई बुरी चीजें हो रही हैं और अपने हाथों से एक और बुरी चीज बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे मेरे घर से ही बांध दिया जाए। अगली सुबह मैडम निंगशी आयो से मिलने आती है। आयो उसे देखकर चौंक जाती है। मैडम उससे कहती है, मैंने सुना कि रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आशा है अब आप ठीक होंगे, लेकिन क्या यह हमेशा अच्छा रहेगा? कल रात सभी लोग कर्ता के घर गए। मैंने सुना है कि आप भी कभी कभी वहां जाते हैं। आयो शब्द सुनकर हैरान रह गई। स्थिति खराब देखकर आयो ने अपने बैग से ताबीज निकाला और हाथ में नहीं छिपाया। यहीं से घटना उस दिन दोपहर की हो जाती है। कर्ता आयु को अपने कमरे में ले आया और उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपनी मैडम के शरीर के किसी भी हिस्से पर छू। अगर वह अजीब व्यवहार करता है तो कुछ गड़बड़ है। दरअसल जिस दिन मैडम इस गांव में आई, मैंने देखा कि आसमान लाल है, अचानक पक्षियों की डरावनी आवाजें आ रही है, हवा अशांत हो गई है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। यह वही चीज है जो मैंने आज से 30 साल पहले एक बच्चे के रूप में उस दोपहर देखी थी। क्योंकि इस एक दोपहर ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपकी मैडम इंसान नहीं है, वह है जिन्न द ब्लैक। वह बच्चों को खाकर जीवित रहता है। आप में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, परंतु तुम्हारे विश्वास के लिए मैंने यह ताबीज दिया है। ये तुमने एक बार भी अपनी मैडम के शरीर को छुआ, तब तक मैं उसे इस गांव से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनके इस गांव में आने का कारण मुझे अभी भी पता नहीं है। यहाँ से घटनाएं वर्तमान में लौटती है, और इन बातों को जानने के बाद आयो का और अधिक डर जाना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम निंगशी खुद सब कुछ जानती है, और उसे पता होना चाहिए, क्योंकि जिन्न से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। वह आयो से कहता है, सबका समय आएगा। समन आया है, अदीर आ रहा है, और तुम भी आओगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। आपकी प्रिय मैडम ओरो कब तक आपकी रक्षा करेंगी? यह कहकर वह बाहर चला गया। इस बीच कर्ता रहीम के घर में बंधा हुआ है। अगर आप अपनी याददाश्त को टटोले तो आप 30 साल पहले की दोपहर में वापस चले जाते हैं। वह अभी भी अपनी कटी हुई अंगुलियों के साथ जंगल में अकेला बैठा है। सामने रजत का शव पड़ा हुआ है। उस दिन पूरे गांव को बड़े आतंक का सामना करना पड़ा। पता नहीं यह कहां समाप्त होता है। वर्तमान में कर्ता की सुरक्षा अमीन द्वारा की जा रही थी। जैसे ही अमीन शौचालय जाता है, आयो अंदर आती है। आयो कर्ता को गांव के बारे में सब कुछ बताता है। आदि बहुत खतरे में है, आदि को बचाना होगा। तभी अमीरों के लिए प्रार्थना का बुलावा आया। ठीक उसी दोपहर की बात है। उस दोपहर से कर्ता प्रार्थना की पुकार सहन नहीं कर सका, लेकिन आयो अपने मन को हिम्मत देती है और कहती है, इस झूठे संदेह से बाहर आओ। यह अजान हमारा मार्गदर्शन करेगा। इतना कहकर कर्ता अमीन को पीछे से छुड़ाकर बेहोश कर देता है और आदि को बचाने आता है, और कर्ता निंगशी मैडम यानी जिन्न को खत्म करने जाता है। मैडम के घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि मैडम अपने असली रूप में शीशे के सामने बैठी है। उसे देखते ही मैडम निंगशी बोली, कर्ता, मुझे आज भी याद है तुम्हारी उंगली बहुत मीठी थी। अच्छा, तुम्हें अपने दोस्त रजत की याद नहीं आती? इतना कहकर निंगशीवती का रूप धारण करके कमरे से बाहर आ गई, और कहानी 30 साल पहले की उस रात तक जाती है। वती जंगल में अकेली पड़ी थी। चारों तरफ से अभी भी तेज आवाजें आ रही हैं। तभी सामने देखा तो जिन्न अपने असली रूप में हवा में तैर रहा था, और रजत का सिर हाथ में है। कर्ता समझ सकता है, जिन्न मानसिक रूप से उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। कर्ता को एहसास होता है कि इसे इस तरह नहीं रोका जा सकता, तो वह जंगल के अंदर उस पत्थर तक पहुंच जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन आदि जंगल में दूसरे रास्ते पर 30 साल पहले की जगह पर आगे बढ़ रहा है, और जीवन ने उसका अनुसरण किया। जब कर्ता ने पेड़ों के तनों में पत्थरों से आग लगाने की कोशिश की तो ऐसा लगा मानो कोई उन्हें बार बार बुझा रहा हो। तब तक आदि जिन्न के पास पहुंच गया। जिन्न के नुकीले पंजे धीरे धीरे आदि के पास आ रहे हैं।
कर्ता ने आग लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वॉटी उसे रोकता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे डर के मारे रुकना नहीं चाहिए। तो कर्ता ने अल्लाह का नाम लिया और आग जलाई और पेड़ के तने पर पत्थर फेंके। उसने अपने मन का सारा दुख दूर कर लिया और एक तरह से अल्लाह को पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में हवा के माध्यम से गूंज उठी। जिन्न का असर कम हो रहा है। वह आदि से दूर चला जाता है और नियत समय में आयो और उसके पिता आते हैं और आदि को बचाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस रात गांव के सभी बच्चे बच गए, जिनमें आदि भी शामिल था। उस दिन के बाद से जिन्न दोबारा नहीं देखा गया। वह क्यों आए? उसका जंगल से क्या रिश्ता है? और यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या गांव कभी इसके प्रभाव से उबर पाएगा। हो सकता है जब लोग धर्म के विपरीत रास्ते पर चलेंगे तो हो सकता है कि वे दोबारा लौट आएं। दोस्तों, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।